हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग माउंटबेटन प्लान देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने किया था कैबिनेट मिशन, इंटरिम गवर्नमेंट वगैरह सारी हम लोग ने कर ली थी। नाउ द टॉपिक इज़, आज का टॉपिक है माउंटबेटन प्लान। देन पार्टीशन को एक्सेप्ट क्यों किया गया। पार्टीशन मतलब इंडिया पाकिस्तान, और क्या पाकिस्तान पार्टीशन को रोका जा सकता था, क्यों नहीं रोका गया, इसका रीज़न्स देखेंगे। ब्रिटिश इंडिया छोड़ के क्यों कैसे गए, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। देन ब्रिटिश रूल का एडवर्स इफ़ेक्ट देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फ़ौज के बारे में। देन आवर टॉपिक इज़ रेड फोर्ट ट्रायल नवंबर 1945। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। कहा गया, यस। सो माउंटबेटन प्लान क्या था। माउंटबेटन को इंडिया भेजा गया और उनके एडवाइज़र का नाम था बीपी मेनन। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो माउंटबेटन को इंडिया भेजा गया। उनके एडवाइज़र थे बीपी मेनन। माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी से उनकी बात हुई। इसके अलावा माउंटबेटन ने मौलाना आज़ाद, जो कि कांग्रेस के थे, जेबी कृपलानी, ये भी कांग्रेस के थे, लायकत अली, वो मुस्लिम लीग के थे, बलदेव सिंह सिख कम्युनिटी के थे, और मास्टर दारा सिंह से बात की, और भोपाल और बीकानेर के रूलर से भी उनकी बात हुई। मीनवाइल जो रायोट्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो और भी अपने डिमांड पे ही अड़े हुए थे कि उनको एक पाकिस्तान कंट्री चाहिए इंडिया से अलग करके। इस पे गांधी जी का ये कहना था कि अगर पूरे इंडिया भी अगर फ्लेम्स में इनगल्फ हो तब भी पाकिस्तान फॉर्म नहीं होगा। फिर उनका कहना ये था कि अगर पार्टीशन के लिए कांग्रेस का रजामंदी हो जाता है तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, उनको डेड बॉडी से ले जाकर फिर ये पार्टीशन होगा। और उनका कहना ये था कि जब तक हम जिंदा हैं हम इंडिया को कभी डिवाइड नहीं होने देंगे। फिर हम लोग देखते हैं मौलाना आज़ाद और खान अब्दुल गफ़र खान जो थे वो पार्टीशन को अपोज करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो ये कहते हैं कि एक सिर कटने डेली का हेडेक से अच्छा है कि एक सिर कट जाए। फाइनली माउंटबेटन अपना प्लान प्रेजेंट करते हैं 3 जून, जिसमें कि कुछ पॉइंट्स थे। तो पहला तो ये था कि एक रेफरेंडम रखा जाता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, और सैलेट जो असम में एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, क्योंकि ये असम का रीजन और नॉर्थ वेस्ट जो रीजन था वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो उसका डिवीज़न होना था। बंगाल और जो पंजाब था वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब, और बंगाल का ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। प्रिंसली स्टेट्स को ये कहा गया कि वो दोनों में से एक कंट्री को ज्वाइन करें या फिर इंडिपेंडेंट रहें। तो फिर होता ये है कि कांग्रेस जो वर्किंग कमेटी होती है वो इस माउंटबेटन प्लान को अप्रूव कर देती है 12 जून को, और कांग्रेस का जनरल काउंसिल था वो भी अप्रूव कर देता है दिल्ली मीटिंग में, जो कि 14-15 जून को हुआ था। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो कहते हैं कि टुडे वी हैव टू चूज़ बिटवीन पाकिस्तान और सुसाइड, या तो सुसाइड कर लें नहीं तो पाकिस्तान चुन लें। फिर इस मीटिंग में जो पुरुषोत्तम दास थे वो इस पार्टीशन को अगेन अपोज करते हैं।
ये पार्टीशन का प्लान बीपी मेनन ने प्रिपेयर किया था। इस प्लान के बेसिस पे इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है वो प्रेजेंट किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई को, जिस पे कि वहाँ के एम्पायर का साइन होता है 18 जुलाई को। कुछ फॉलोइंग बिल प्रोविजंस थे इस बिल के। 2 कंट्री फॉर्म होगी जिसका नाम होगा इंडिया और पाकिस्तान। दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज फॉर्म कर सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंटिन्यू रहेगा फंक्शन करने में जैसे कि पार्लियामेंट में था, और जो सारे काम हैं वो भी चलते रहेंगे अंडर द एक्ट ऑफ 1935 जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। दोनों जो प्रोविंस थे वो अरेंजमेंट्स करेंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट जनरल्स के लिए। इस तरह 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ पाकिस्तान फॉर्म होती है 14 अगस्त को और इंडिया फॉर्म होती है 15 अगस्त को। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। वहीं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली जो कि फिनेंस मिनिस्टर भी थे, और गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पार्टीशन को एक्सेप्ट क्यों किया गया। तो उसमें पहला तो ये आता है कि पार्टीशन ही एक मात्र ऑप्शन बचा हुआ था जिससे कि कम्युनल वायलेंस जो था वो कम हो पाए। और अगर पार्टीशन उस टाइम नहीं होता तो कंट्री बाद में बहुत सारे पीसेस में डिवाइड होती। कांग्रेस और लीग जो मुस्लिम लीग था वो साथ में काम नहीं कर सकता था, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट जब बन रही थी उस टाइम मुस्लिम लीग ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, यहाँ तक कि मीटिंग भी उन्होंने अटेंड नहीं की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और अगर पार्टीशन नहीं होता तो ब्रिटिश इंडिपेंडेंस को पोस्टपोन भी कर देते। पार्टीशन एक कंपल्शन हो गया था क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ज़िद पे अड़े हुए थे अपने सेपरेट नेशन पाकिस्तान के लिए, और ब्रिटिश पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की। देन प्राइम स्टेट्स जो थे वो इंडिपेंडेंट हो सकते थे तभी जब पार्टीशन पोस्टपोन होता। कांग्रेस अब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पा रही थी पावर से, तो इस तरह उन्होंने पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया। नाउ द क्वेश्चन इज, कुड द पार्टीशन हैव बीन स्टॉप्ड। तो देखते हैं अब इसमें क्या है। पार्टीशन स्टॉप हो सकता था अगर जो कांग्रेस है वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हाथ मिला लेती और उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती। और हमने देखा था कि जब जो वाइसराय थे उन्होंने चैलेंज दिया, नहीं सॉरी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, उन्होंने चैलेंज दिया इंडियंस को कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के देखा हो, तब नेहरू रिपोर्ट बना था 1928 में। उस समय जिन्ना के जो कुछ पॉइंट्स थे उनको कांग्रेस ने और जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी थी उन्होंने उनके पॉइंट्स को अपोज़ कर दिया। अगर उस टाइम वो अपोज़ नहीं करते तो एक सेपरेट नेशन की डिमांड ही नहीं होती। ओह सॉरी। जिन्ना को उस टाइम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं गया। कल्चरल कनेक्शन का लैक था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। ब्रिटिश अपनी पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रही थी। नाउ रीज़न फॉर नॉट स्टॉपिंग द पटिशन को क्यों नहीं रोका गया। पहले तो कम्युनल रियॉट्स हो रहे थे, मुस्लिम लीग का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा था। 1937 से 1946 तक मुस्लिम लीग ने 80% सीट्स जीती थी। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में डिफरेंसेस पैदा हो गई थी क्रिप्स मिशन में, शिमला कॉन्फ्रेंस में और कैबिनेट मिशन, इंटरिम गवर्नमेंट जितनी भी सारी हो रही थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस अराइज हो रहे थे। जिन्ना अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को कन्वेंस करने के लिए सक्सेसफुल रही और जिन्ना का पावर इंक्रीज़ होते रहा।
फिर उन्होंने अपनी एक सेपरेट कम्युनिटी भी बनाई। हिंदू महासभा ने हिंदू सुप्रीमेसी के बारे में बात की। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया छोड़ कर क्यों गए? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी थी। इंग्लैंड जो था वो इकोनॉमिकल काफ़ी वीक हो चुका था, और वो अपना जो उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई हुई थी उससे उनका ग्रिप छूट रहा था। और जो लिबरल गवर्नमेंट थी वो पावर में आ गई थी इंग्लैंड में। अनसूटेबल इंडियन कॉलोनीज़, मिलिट्री एक्सपेंसेस जो थे और एडमिनिस्ट्रेटिव के जो खर्च थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे, और जो इनकम था वो बहुत ही कम हो चुका था। लूटिंग पॉसिबल ही नहीं थी अब। फिर हमने नेवल रिवॉल्ट देखा, आज़ाद हिंद फौज देखा और रेड फोर्ट केस। ये दोनों चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे जब सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे तब। कॉन्टीन्यूअस एगिटेशंस हुए, स्ट्राइक्स हो रहे थे, रायोट्स हो रहे थे, स्ट्रगल्स हो रहे थे, फार्मर मूवमेंट हुआ, वर्कर मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट देखा गया गांधी जी के द्वारा 1942 में कम्युनल रायोट्स देखने को मिले, कम्युनलिज्म का ग्रोथ देखा गया, कंज्यूमर गुड्स का लैक हुआ, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ी, ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन थे स्पेशली अमेरिका और इंग्लैंड के, और वो सब भी इंडिया के फेवर में आ चुके थे। आई एम सो सॉरी। या फिर अमेरिका और रशिया का पावर देखने को मिल रहा था, राइज हो चुका था, और इंग्लैंड का डोमिनेंस कम हो रहा था। ब्रिटिश का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो ये हम लोग पढ़ते हैं। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन और सेंट्रल पावर इस्टेब्लिश हुई, नेशनलिज्म का राइज हुआ, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हुआ, जो कांग्रेस फॉर्म हुई उससे, पार्लियामेंट्री सिस्टम बना और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक मिला गवर्नमेंट्स को भी, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हुआ, लॉ कोड्स लाइक CRPC इन 1959 और IPC हुआ 1861 में बना, रेवेन्यू सिस्टम बना, कोर्ट्स बने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसी चीज़ें बनी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप हुआ, ICS इस्टेब्लिश हुआ, इंग्लिश एजुकेशन और लिटरेचर डेवलप हुआ, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस हुआ, रीएसिनेंस और सोशल रिलीजन मूवमेंट्स देखने को मिला, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पोस्टल सिस्टम, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट देखने को मिला। एक हिस्ट्री बनाने में कंट्रीब्यूशन रहा, गोथिक और विक्टोरियन आर्किटेक्चर, गोथिक आर्किटेक्चर दिया था। ये आपका क्वेश्चन है, ओके। सो या नाउ एडवर्स इफेक्ट क्या क्या थे रूल के, तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला, मॉडर्नाइजेशन तो हुआ ही नहीं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इम्पोज किया गया, ब्रिटिश तो चले गए लेकिन एंग्लिसिज्म वहीं रहा, इंडिया डिवाइड हो गया जोग्राफिकल, कल्चर, रिलीजियस और रिलीजन के बेसिस पे, एरोनियस क्रिएशन हुआ, डाइवर्सिव हिस्ट्री बनी, कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए थे इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना के। नाउ द टॉपिक इज सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुभाष चंद्र बोस थी, उनकी बायोग्राफी देखते हैं। तो उनका जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 में। सुभाष चंद्र बोस ने 4th रैंक सिक्योर किया ICS में इंडियन 1920 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान उन्होंने रिज़ाइन कर दिया ICS से।
1924 में वो कैलकाटा म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के सीईओ बने। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट बनाया गया हरिपुरा का कांग्रेस सेशन में। सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने पहली बार और 1939 में कांग्रेस सेशन जो कि त्रिपुरी में हेल्ड हुआ था, वहाँ वो री इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस इस्टेब्लिश करते हैं एक नेशनल प्लानिंग कमेटी और जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। नाउ सुभाष चंद्र बोस रिज़ाइन करते हैं प्रेसिडेंट के पोस्ट से इन अप्रैल 1939 एंड सेपरेटेड फ्रॉम कांग्रेस, और वो अपना एक ब्लॉक इस्टेब्लिश करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, इन 1939। जनवरी 1940 में सुभाष चंद्र बोस वो हाउस के अंडर रखा जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको अरेस्ट करके वहाँ पे रखती है, और वो हाउस कोलकाता में था। लेकिन अपने आप को पठान ज़ियाउद्दीन रिकॉग्नाइज करते हैं और वहाँ कोलकाता से वो एस्केप कर जाते हैं अपने कार में। वो अपने नेफ्यू के साथ थे, शिशिर बोस के साथ, और वो गोमो स्टेशन पहुँचते हैं। फिर वो दिल्ली पहुँचते हैं कालका मेल से और पेशावर फ्रंटियर मेल से, और अपना नाम चेंज करके रहमत खान इन पेशावर रख लेते हैं। 22 जनवरी 1941 में वो काबुल पहुंचते हैं पेशावर के द्वारा, और फिर वो एक पासपोर्ट बनाते हैं न्यू नाम से, ऑरलैंडो मैसेटो। फिर वो बर्लिन पहुंचते हैं जो कि जर्मनी में है, मॉस्को के द्वारा, मार्च 1941 में। वो मॉस्को में मैट स्टालिन से मिलते हैं, और बर्लिन जो कि जर्मनी में है वहाँ वो रॉबिन ट्रॉप से मिलता है जो कि हिटलर्स के की पर्सन थे। नाउ फ्री इंडिया सेंटर को वो इस्टेब्लिश करते हैं बर्लिन में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस थे हिटलर से, तो एशिया जाने का जो उनका आइडिया था वो डिसाइड होता है। यहाँ कैप्टन मोहन सिंह फॉर्म करते हैं पहले डिवीज़न आज़ाद हिंद फ़ौज का 1 सितंबर 1942 को, और ज्ञानी प्रीतम सिंह और जो जापानीज़ मेजर थे फुजियामा, उन दोनों के एडवाइस पे। बाद में कैप्टन मोहन सिंह अरेस्ट हो जाते हैं जापान में। रास बिहारी बोस जो थे वो एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इस्टेब्लिश करते हैं जापान में, और वहाँ वो सुभाष चंद्र बोस को बुलाते हैं। 8 फरवरी 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचते हैं। उनके साथ थे एविड हुसैन, और वहाँ से वो टोक्यो जाते हैं और जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर तोजो से मिलते हैं, और वो जापानीज़ पार्लियामेंट डाइट के द्वारा वेलकम किए जाते हैं। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को सुप्रीम कमांडर डिक्लेयर किया जाता है आज़ाद हिंद फ़ौज का। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आज़ाद हिंद फ़ौज को इस्टेब्लिश करते हैं और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करते हैं सिंगापुर में। दिस वॉज द फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, जो कि रिकॉग्नाइज होता है 9 कंट्री से। जब जापान को अंडमान निकोबार सौंपा जाता है सुभाष चंद्र बोस को नवंबर 1943 में, तो सुभाष बाबू नेम्ड अंडमान शहदीप द्वीप एंड निकोबार स्वराज द्वीप। सुभाष बाबू फॉर्म्ड द गांधी, नेहरू एंड आज़ाद ब्रिगेड। Subhash Babu established the Jhansi Regiment for Women. Captain Lakshmi Sehgal Swaminathan was an important heroine of the Women's Brigade of Azad Hind Fauj. 18 मार्च 1944 को आज़ाद हिंद फ़ौज एंटर करती है इंडिया के बॉर्डर पे, और 19 अप्रैल 1944 को वो मोरंग जो कि मणिपुर में उसको कैप्चर कर लेती है। हाउएवर जो आर्मी है वो आगे नहीं बढ़ पाती है क्योंकि मॉनसून और फ्लड आ चुका था, वहाँ पे फूड और इक्विपमेंट की कमी थी। फिर 4 अगस्त 1944 को जब वो आज़ाद हिंद रेडियो में बोल रहे थे तो सुभाष बाबू
एड्रेस करते हैं गांधी जी को और कहते हैं, द वॉर फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस हैज़ बिगन। ओ फादर ऑफ द नेशन, वी वॉन्ट योर ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट इन दिस स्कैर्ड वॉर फॉर इंडियंस लिबरेशन। लेकिन जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाता है। जापान सरेंडर कर देते हैं। जो सुभाष चंद्र बोस थे वो साइगो पहुंचते हैं, जो कि बैंकॉक में है सिंगापुर से। जब वो साइगो से ताइपी जा रहे होते हैं तो सुभाष चंद्र बोस और जो उनके कंपेनियन थे हबीबुर रहमान, वो एक प्लेन क्रैश के द्वारा उनकी डेथ हो जाती है 18 अगस्त 1945 को। अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक आज का, रेड फोर्ट ट्रायल नवंबर 1945। आज़ाद हिंद फौज जो थी उनको जापानीज़ आर्मी के साथ पकड़ लिया जाता है और एक रेड फोर्ट एक केस फाइल होता है रेड फोर्ट में उन सोल्जर्स के अगेंस्ट, जिसमें कि मेन एक्यूज थे उसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लोन और शहनवाज़ खान। फिर एक समिति फॉर्म होती है जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति, जिसके की हेड थे भोला भाई देसाई और उनके साथ थे तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ और नेहरू, बहुत और भी कई लोग थे। पूरे कंट्री एक मूवमेंट स्टार्ट करती है इस केस के अगेंस्ट और कहती है कि आज़ाद हिंद फ़ौज के जो जितने भी सोल्जर्स को उन्होंने अरेस्ट किया है उन सबको रिलीज़ किया जाता है। अल्टीमेटली जो लॉर्ड वेलविन थे उस समय के वॉइस रॉय, वो प्रेशर में आते हैं और उन सारे जो सोल्जर्स थे उनको रिलीज़ कर देते हैं। दैट्स ऑल फॉर this day, and I hope this video will help you in your the preparation journey. So yeah, ये सारी चीज़ें आज हम लोग ने पढ़ी। All the best for your preparation journey. Bye bye.